सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सब आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। और जिस प्रकार आपको निर्देशित किया जा रहा है आपके अध्यापक गण द्वारा, आपके विद्यालय द्वारा, तो आप उन आदेशों का और उन निर्देशों का उचित प्रकार पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सभी विद्यार्थी बहुत आज्ञाकारी हैं, अपने शिक्षकों का और अपने विद्यालय के प्रिंसिपल का, प्रधानाचार्य का उचित आदर करते हैं तथा उचित प्रकार से उनके निर्देशों का पालन भी करते हैं। हम सब आपसे यही आशा करते हैं और आपके स्वास्थ्य की और आपकी मंगल कामना करते हैं, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर कक्षा के प्रारंभ में मंत्र कराती हूँ, उसी प्रकार हम अपनी कक्षा का वो जारी रखेंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच के बारे में कि सकारात्मक सोच क्या है और सकारात्मक सोच किस प्रकार हमारे जीवन पर और हमारे भविष्य पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाना सभी के लिए अनिवार्य है और सभी के लिए लाभप्रद है, क्योंकि सकारात्मक सोच के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं तथा अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अभी हमारा देश एक वैश्विक महामारी से, अपितु हमारा देश क्यों अपितु पूरा विश्व ही वैश्विक महामारी के एक दौर से गुजर रहा है। इस समय पर हमें आवश्यकता है सकारात्मक सोच की, जिस सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने देश में अपने एक अच्छे नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। कहते हैं हम सकारात्मक सोच जो है वो अपनी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर हम सभी जो हैं सकारात्मक सोच रखेंगे और अपने पास पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और ऐसा सभी करेंगे, तो आप देखिए कितनी हमारे पूरे विश्व में, हमारे यूनिवर्स में कितनी सारी सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी और उस सकारात्मकता से हमारा जो विश्व है वो इस वैश्विक महामारी से निकलने में सक्षम हो पाएगा। तो मैं आपको कोई ऐसे निर्देश नहीं देना चाहती। हमारे सभी विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। सभी को पता है कि हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए, हमें सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, हमें क्या क्या करने चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप जब समाचार सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़रूर बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपके लिए आवश्यक है। आज आप देखते हैं आपके आसपास या हमारे देश में बहुत सारे लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन से। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर में हैं, सभी परेशान हैं, सारा दिन घर में न्यूज़ चलती है, सारा दिन हम नकारात्मक, अब जो है ठीक है, हम विश्व में अगर नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, वायरस का प्रकोप है या हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। हम बदल किन चीज़ों को सकते हैं? अपनी सोच को, जिसे हम सकारात्मक कर अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं। अगर हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक और सभी अध्यापक, सभी शिक्षक तो करते ही हैं, तभी हम आपको बताते हैं, अगर सभी विद्यार्थी भी ऐसा करेंगे तो आप देखिए हमारे पूरे विद्यालय में कितने सारे विद्यार्थी हैं, तो कितनी सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे विश्व में हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है और आप सबको एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते यही राय है कि सकारात्मक सोचिए, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक करिए। आप न्यूज़ सुनिए, सब कुछ करिए, समाचार, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज्ञान होना आपको आवश्यक है, सिर्फ उतना। दिन में आधा घंटा या 1 घंटा आप न्यूज़ सुनिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, बहुत अच्छा समय व्यतीत करिए, कुछ इंडोर गेम्स खेलिए जो घर के अंदर ही जिन्हें आप खेल सकते हैं, जिनके लिए आपको घर के बाहर जाना अनिवार्य ना हो।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी। आज का हमारा मंत्र रहेगा शांति पाठ, क्योंकि आज हमारे विश्व को ज़रूरत है शांति की, हमारे देश को, हमारे घर को, हमारे मोहल्ले को, सभी को ज़रूरत है शांति की, इसलिए हम सब शांति पाठ करेंगे। मेरे साथ हाथ जोड़िए, आंखें बंद, शांति पाठ दोहराएंगे और सभी बच्चे उसे कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास, शांति पाठ का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। तो बच्चों, कोशिश करिए कि आप रोज बहुत ज़्यादा बार ना सही पर 3 बार शांति पाठ का उच्चारण करें और इसे कंठस्थ करने का प्रयास करें। जब आप 2-3 दिन ही रोज़ करेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप इसे कंठस्थ करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने पाठ पर। आज बहुत सारी सकारात्मक बातें हो गई, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो गई। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। पहले हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद हम आगे पाठ को जारी रखेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसा कि अब तो आप स्वयं ही कर सकते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रही हूँ, लेकिन आप इसे सबसे पहले अपने आप करने का प्रयास अवश्य करिए। अश्रु यानी आंसू, अश्रु का तत्सम शब्द अश्रु है, तद्भव रूप क्या होगा? आंसू। कर्ण यानी कान, चंद्र यानी चांद, सूर्य यानी सूरज, मुख यानी मुंह, नासिका अर्थात नाक, नासिका का तद्भव रूप क्या होगा? नाक। दंत का तद्भव रूप दांत, ग्रह का तद्भव रूप घर, जिह्वा का तद्भव रूप जीभ। इसी प्रकार एक बार पुनः पुनरावृत्ति करिए। बच्चे साथ साथ लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। अश्रु का आंसू, कर्ण का कान, चंद्र का चांद, सूर्य का सूरज, मुख का मुंह, नासिका का नाक, दंत का दांत, ग्रह का घर और जिह्वा का जीभ। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें पहचान कर उपयुक्त स्तंभ के नीचे लिखिए। जैसे कर्म, अदालत, गाड़ी, दही, बालक, मुंह, मेज, ग्रह, काम, डिब्बा, अफसर, पेट, अग्नि, नाक, खाट, डॉक्टर, पगड़ी, सर्प, धीर, चमड़ा, हुक्म, साबुन, जूता और बेगम। अब इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हमें छांट के लिखने हैं। तत्सम शब्द हैं सर्प, ग्रह, अग्नि, कर्म, बालक और धीर। तद्भव शब्द हैं मुंह, नाक, दही, काम, चमड़ा। देशज शब्द हैं खाट, पगड़ी, डिब्बा, पेट, गाड़ी, जूता। विदेशी शब्द हैं डॉक्टर, अदालत, अफसर, साबुन, हुक्म, बेगम और मेज़। आशा करती हूँ बच्चे स्वयं ये कर सकते होंगे और करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब है प्रश्न 5, वाक्यों में प्रयुक्त तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए। वह पिता की मृत्यु की खबर पाकर सन्न रह गया। इसे हम कैसे लिखेंगे? वह पिता की मौत की खबर पाकर सन्न रह गया। तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्द का प्रयोग हो जाएगा।
भारतवर्ष में कभी दुग्ध की नदियाँ बहती थी। भारतवर्ष में कभी दुग्ध की जगह क्या हो जाएगा, दूध, दूध की नदियाँ बहती थी। उसने अपने दोस्त के अश्रु पोंछे, यानी उसने अपने दोस्त के अश्रु की जगह आंसू आ जाएगा, आंसू पोंछे। रात्रि के 3 पहर बीत चुके हैं, अर्थात रात के 3 पहर बीत चुके हैं। इसे आप पुनः लिखेंगे, वह पिता की मौत की खबर पाकर सन्न रह गया। अगला देखिए, ख कैसे लिखेंगे, भारतवर्ष में कभी दूध की नदियाँ बहती थी। दुग्ध की जगह क्या हो जाएगा, दूध। उसने अपने दोस्त के अश्रु पोंछे, अर्थात उसने अपने दोस्त के आंसू पोंछे। रात्रि के 3 पहर बीत चुके हैं, अर्थात रात्रि का हो जाएगा रात, रात के 3 पहर बीत चुके हैं। ठीक है बच्चों, साथ साथ ये लिखते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखते हुए उच्चारण अवश्य करें। आप अभी घर पे हैं, कक्षा में आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप लिखते हुए साथ साथ शब्दों को उच्चारित करें, परंतु घर पर आप ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। उच्चारण से आपकी उच्चारण क्षमता भी बढ़ेगी और आप शब्दों को बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए ये मेरा निर्देश है आपको कि जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य करें तो साथ साथ उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। तो बच्चों, अब जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं एक बार अपने पाठ की, शब्द विचार की। उसके बाद में आपको जो मैंने प्रश्न उत्तर करवा लिए हैं अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, उसे याद करिए और साथ साथ लिखते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया था उनका उच्चारण भी करिए, उचित उच्चारण, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। जब परीक्षा का समय आएगा तो आपको पहले से सब कुछ याद होगा। तो देखिए, हमारा पाठ था शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा शब्द की परिभाषा कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पद किसे कहते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वह पद कहलाते हैं, अर्थात पद का रूप ले लेते हैं। ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, तो इन्हें हम पद कहते हैं। आगे देखिए, फिर हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, एक फ्लो चार्ट बनाकर आप उस पर लिखिए शब्दों का वर्गीकरण। उसके बाद आप उसमें नीचे शब्दों को जैसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर, उन चारों को लिखिए। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे शब्दों का वर्गीकरण जब स्रोत के आधार पर किया जाता है तो उसे 5 भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। इन 5 को बारी बारी लिख लीजिए स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसको लिख लीजिए। ये आपको मैं बता रही हूँ फ्लो चार्ट बनाने का तरीका। आपने लिख लिया प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, विकारी और अविकारी शब्द। फिर हम आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जब आप शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है।
रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द, उस प्रकार उसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तब आप लिखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब जल्दी से इसे एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे, इसे समझ लेंगे। स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया। पहला है तत्सम शब्द, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि जिसे हमने अपनी सुविधा अनुसार बदल लिया, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अगर व्याकरणिक भाषा में देखेंगे तो इसकी परिभाषा है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग होता है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं, हमने पढ़ा। फिर हम आते हैं देशज शब्द, यानी कि देसी शब्द जो हमारे अपने हैं। वे शब्द जो अपने देश की भाषाओं, बोलियों, बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। फिर आते हैं हम विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वह शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, इन्हें हम विदेशज शब्द भी कहते हैं, जैसे देशज और विदेशज। तो देशी और विदेशी शब्द। फिर आते हैं संकर शब्द, इन्हें हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को फिर से मैं आपको बता रही हूँ, आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इन्हें हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मिश्रित शब्द किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिश्रित शब्द तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए आपको पहले जब पढ़ाया जाता है पाठ को, बार बार आपको ये निर्देश दिया जाता है कि इसे आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। इन्हें हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। दो विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं, या दो भिन्न भाषाओं से मिश्रित बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। या हम याद रखने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि देशी और विदेशी भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने 2 भागों में बांटा, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वह शब्द जिसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन संभव होता है। उसके अंतर्गत यह 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। डाउट क्लास में भी बच्चों आपने जो भी पूछा था, जिन बच्चों को जो भी संशय था, उसका निवारण बहुत अच्छे से हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो अगली डाउट क्लास में, अगली संशय निवारण कक्षा में पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे। अविकारी शब्द, यानी कि अ लग गया आप में, विकारी के साथ अ लग गया, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। अविकारी शब्द वह शब्द हैं जो अपरिवर्तनशील हैं। इन्हें भी 4 भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सभी बच्चे समझ गए बहुत अच्छे से। पाठ की पुनरावृत्ति अच्छे से करेंगे ताकि आपको बस अपनी पाठ्य पुस्तक देखें, पढ़ें और सारा सब दोबारा से याद आ जाए। अब आते हैं हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो हम 3 भागों में है। रूढ़ शब्द, यह वह शब्द हैं, ये ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और उन्हीं के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी कि उन्हीं के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। अगला है यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से ही है, योग से बनने वाले। यौगिक अर्थात योग से बनने वाले वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर है योग रूढ़ शब्द, यानी कि योग जमा रूढ़ शब्द दोनों का मिला हुआ रूप। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जो अर्थ के साथ होते हैं, और निरर्थक शब्द वह शब्द होते हैं जो बिना अर्थ के होते हैं, यानी कि जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आशा करती हूँ बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आप अपने उत्तर पुस्तिका में अपने कार्य को पूरा कर लीजिए और साथ साथ उसे याद भी कर लीजिए। जब हम अपने काम को पूरा रखते हैं और उसे समय पर ही पूरा कर लेते हैं, समय पर ही याद कर लेते हैं, जैसे अभी आपके पास भरपूर समय है, आप घर पर हैं, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, समय सीमा नहीं है, तो आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने पाठ को याद कर लीजिए ताकि जब आप विद्यालय में आएँ या जब आपकी परीक्षाएं हों तो उस समय आपको पाठ को याद करने में कोई कठिनाई ना आए। उस समय आप सिर्फ पुनरावृत्ति करेंगे और आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बच्चे, सभी विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे। अपने काम को, अपने गृह कार्य को पूर्ण करिए, उत्तर पुस्तिका में उसे पूरा कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से और उसे याद कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर पढ़ाए हुए पाठ में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट होता है, तो जैसा कि आपकी लाइव क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। इसलिए आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो डाउट क्लास भी आपके लिए अरेंज की गई है, उसका भी प्रबंध किया गया है। तो आप डाउट क्लास में संशय निवारण कक्षा में अपने संशय हमसे पूछकर अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।